सुप्रभात मित्रों, जैसा कि अपन ने व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें अपन ने दो भाग पढ़ लिए थे। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर और दूसरा अपन ने पढ़ा था उच्चारण पर्यटन के आधार पर। अगर यदि अपन बात करें तो उन दोनों ही भेदों की, तो पहले उच्चारण स्थान के आधार पर जो पढ़े थे अपन ने उसके 8, और फिर अपन ने पढ़ा उच्चारण पर्यटन के आधार पर तो उसके अपन ने 9 भेद पढ़े थे। ये मैं इसलिए याद दिला रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में रहे कंटिन्यू व्यंजनों का वर्गीकरण। अपन तीसरे पॉइंट पे जाते उससे पहले मैं आपको थोड़ा मजबूत कर लूँ। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। किसी ने बड़े कमाल की बात की है कि यदि कुछ करना, कुछ बनना, किसी लक्ष्य तक पहुंचना यदि ठान ले और अपने नस नस के अंदर जुनून पैदा कर ले, तो परिस्थिति चाहे कैसी भी हो अवश्य ही आपको अपनी मंजिल मिली जाती हैं। हम अगले क्रम में आगे बढ़ते हैं और वो तीसरा पॉइंट है अपना व्यंजनों के वर्गीकरण का। और तीसरा जो पॉइंट है अपना वो है स्वर तंत्रियों में कंपन। तीसरे पॉइंट की बात करें, 2 पॉइंट अपन पहले कर चुके हैं, और तीसरे की बात करें तो तीसरे में आएगा स्वर तंत्रियों में कंपन। स्वर तंत्रियों में कंपन, या हम इसको कह सकते हैं नाद, या अपन इसको कह सकते हैं घोष, या अपन इसको कह सकते हैं गूंज, या अपन इसको क्या कह सकते हैं गूंज। नाद, घोष और गूंज के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण तो कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से। नंबर एक में आएगा अघोष। नंबर 1 पे कौन आएगा? अघोष। और नंबर 2 पे कौन आएगा? सघोष। नंबर 2 पे कौन आएगा? सघोष। अब सघोष और अघोष की यदि अपन बात करें तो अघोष में कौन कौन से आएंगे, सघोष में कौन कौन से आएंगे? उससे पहले अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं, पहले थोड़ा दोनों को समझ लेते हैं। देखो, हम यह बात करें अघोष की तो अ और घोष। अब यदि अपन बात करें इस घोष का अर्थ क्या होता है, तो घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है गूंज। घोष का अर्थ क्या होता है? गूंज, कंपन, आवाज। अब देखो, आप यहां का है घोष और आगे जोड़ दिया अ, तो अ किस में आ जाएगा? नकार में मना करने से नहीं में, तो ये बन गया नहीं। अब थोड़ा ध्यान देना, अभी तक परिभाषा नहीं बनी। इसी प्रकार यदि अपन बात करें किसकी? सघोष की, तो स धन घोष। अब देखो, स का अर्थ सास से और घोष का अर्थ किससे हो जाएगा? गूंज से। तो यहां पर भी घोष का अर्थ तो क्या होगा? गूंज ही होगा। और इसका अर्थ क्या हो गया? सात से हम ले लें। अब यहां ध्यान देना, आपको पूछे अघोष व्यंजन किसे कहते हैं, तो अघोष व्यंजन कौन से होते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह में किसी प्रकार की कोई गूंज उत्पन्न न हो, या मुंह में कंपन न हो, मुख विवर भागों में कंपन न हो, नाद न हो, कुछ भी, लेकिन आपको नहीं लगाना है। कंपन लिख सकते हो, नाद भी लिख सकते हो, घोष या गूंज भी लिख सकते हो। तो
परिभाषा क्या बन गई? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर यानी भीतरी भाग में किसी प्रकार का कोई कंपन उत्पन्न न हो, या नाद उत्पन्न न हो, या घोष उत्पन्न न हो, या गूंज उत्पन्न न हो, उन व्यंजनों को क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। इसी क्रम में यदि अपन आगे बढ़े सघोष, तो सघोष किसे कहेंगे? जस्ट इसका उल्टा कर दो। सघोष के लिए अपन केवल घोष वर्ण भी लिख सकते हैं। सघोष के लिए अपन क्या लिख सकते हैं? घोष वर्ण भी लिख सकते हैं। तो अपन ये बात करें, सघोष किसे कहते हैं? वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर अवयव में क्या उत्पन्न हो? गूंज उत्पन्न हो, या क्या उत्पन्न हो? कंपन उत्पन्न हो, नाद उत्पन्न हो, या घोष उत्पन्न हो, उसे हम क्या कहते हैं? सघोष व्यंजन कहते हैं। अब देखो, अब दोनों की परिभाषा हो गई। अब इसकी यदि अपन बात करें आगे इसी क्रम में, तो अपने परिभाषा के साथ एक बात करते हैं कि अघोष में आते कौन कौन से हैं। तो अघोष में कौन कौन से आएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनना। प्रत्येक अघोष में कौन कौन आएंगे? प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। प्रत्येक वर्ग का क्या? पहला दूसरा। अब पहला दूसरा कैसे? वर्ग कौन कौन से होंगे अभी बता रहा हूं मैं आपको। फिर उसके बाद में नंबर 2 पे कौन आएगा? ध्यान से सुनना, ऊष्म व्यंजन चारों नहीं आएंगे। ऊष्म व्यंजन चारों नहीं आएंगे। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, लेकिन यहां कितने आएंगे? 3। अब वो 3 कौन कौन से आएंगे? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स, तीनों ही स आएंगे। उसके साथ अब आपसे ये कोई पूछे कि पहला दूसरे से क्या तात्पर्य? मैंने 5 ही वर्ग कहा आपको, 5 वर्ग। तो अब यहां देखो, अघोष की यदि अपन संख्या काउंट करेंगे अभी कि अघोष व्यंजनों की कुल संख्या कितनी हो गई, तो अभी बताता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनो। एक बात यदि अपन यहां करें तो सबसे पहले प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। अब यहां ध्यान से सुनना, वर्ग का मतलब है जैसे मैंने लिखा क वर्ग, जैसे मैंने लिखा च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब इसमें देखो ध्यान से सुनो, पहला दूसरा सारे कौन से आएंगे? पहला दूसरा। तो इन प्रत्येक वर्ग में कितने व्यंजन होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। 5 में से पहला दूसरा किस में आएगा? इसमें आएगा। अब पहला क, दूसरा कौन सा? ख। च का देखें तो दोनों ही, ट का देखें तो ट और ठ, त का देखें त, थ, और प का देखें तो प और फ। प्रत्येक व्यंजन का कौन सा? पहला दूसरा। पहले जैसे क का कौन सा हो गया? क और ख। ऐसे ही ऐसे च वर्ग का कौन? च, च, और ट का कौन हो गया? ट, ठ, त का कौन हो गया? त, थ, प का हो गया? प और फ। तो ये ध्यान दो, ये टोटल कितने हो गए? 10। और ये टोटल कितने हैं? 3। तो ये देखो 10 और 3 कितने हो गए? 13। 13 कितने हो गए? 10 और 3 कितने हो गया? 13। तो अघोष व्यंजन अभी अपन ने कह दिया उच्चारण के समय क्या नहीं उत्पन्न हो? गूंज, नाद, कंपन या घोष न हो, उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष में कौन कौन सा आएगा? पहला दूसरा, उसके बाद में ऊष्म व्यंजन तीनों, उसके बाद में प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा। तो प्रत्येक वर्ग में देख लो आप ये, तो अघोष में कितने हो गए? 13। अब यदि अपन बात करें सघोष की, किसकी बात करें? सघोष की। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? सघोष। सघोष। अब सघोष में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? वे सभी व्यंजन आएंगे जो पीछे रह गए। तो अपन यहां पर ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं अपन? वहां पे हो गया। तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा पीछे रह गया? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा। अब ध्यान दो, तीसरा, चौथा, पांचवे से कैसे अभी मैं बता रहा हूं। उसके अलावा इसमें कौन से आएंगे? अंतस्थ व्यंजन आएंगे। कौन से आएंगे? अंतस्थ व्यंजन आएंगे।
अब अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं और ये कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन 4, चारों इसमें आएंगे। कौन कौन से हैं चारों? य, र, ल और व। उसके अलावा इसमें कौन आएंगे? सभी स्वर, सभी स्वर। अब यहां देखो, उसमें व्यंजनों में एक जो शेष रह गया था, सभी स्वर के साथ और क्या आएगा? ह। सभी स्वर के साथ और क्या आएगा? ह। सभी स्वर के साथ क्या आया? ह। अब मैंने यहां लिख दिया 3, 4, 5। अब ये 3, 4, 5 कैसे? जैसे अभी अपन ने एक यहां टेबल बनाई थी, उस टेबल के अंदर अपन ने लिखा था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब देखो क वर्ग की बात यदि अपन करें, क वर्ग की अपन बात करें तो क वर्ग में कौन कौन आएंगे? क वर्ग के अंदर आएंगे क, ख, ग, घ और ड़। अब यदि अपन इसकी आगे बात करें च, च, ज, झ, यन। उसके बाद अपन बात करें ट, ठ, ड, ढ और ण। उसके बाद यदि अपन बात करें किसकी? त, थ, द, ध, न। और फिर बात अपन करें किसकी? फिर बात अपन करते हैं प वर्ग की। किसकी बात करते हैं? प वर्ग की। तो प में कौन आएंगे? प, फ, ब, भ और म। अब ध्यान क्या रखना है? पहला दूसरा, पहला दूसरा क्या हो जाएगा? अघोष। इसका मतलब क्या हो गया? ये पहला दूसरा, ये तो सारे किस में चले गए? अघोष में। फिर पीछे कौन रह गए? तीसरा, चौथा और पांचवा। और ये किस में चले जाएंगे? सघोष में। तो अब ध्यान दो, ये हो गए 3, 4, 5 और ये हो गया 1 और 2। तो अभी अपन ने पढ़ा है पहला दूसरा किस में रहेगा? अघोष में। और तीसरा, चौथा, पांचवा किस में चला जाएगा? सघोष में। अंतस्थ सारे किस में आएंगे? सघोष में। और सभी स्वर और ह भी किस में आएगा? सभी स्वर और ह भी किस में आएगा? सघोष में। अब यदि हम आगे बात करें, इसी क्रम में आगे बढ़ें नंबर 4 पर। नंबर 4 पर मित्रों एक बात और बता दूं, बड़ा व्यवस्थित क्रम में और एकदम अच्छी तरह से आप संख्या में भी 1, 2, 3, 4, आपको पता है कि एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। यूं व्यंजन कहो वर्ण कहो एक ही बात है। 5 व्यंजन कह दो भले ही एक वर्ग में, तो ये पांचों में से पहला दूसरा इसमें चला गया, पीछे 3 इसमें आ जाएंगे सघोष में। तो ध्यान रखना सघोष और अघोष। अब यदि अपन आगे बढ़ें, तो आगे नंबर 4 पर आता अपना, और नंबर 4 पे आता है श्वास वायु। नंबर 4 पे आता है श्वास वायु। अब ध्यान से सुनना, नंबर 4 श्वास, या अपन इसी को कह सकते हैं क्या? प्राण वायु। श्वास वायु श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन। अब यहां ध्यान क्या देना आपको, इसमें कितने प्रकार के होते हैं? इसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। अब ध्यान ये रखना है वो 2 होते कौन कौन से हैं? स्वर तंत्रियों में अपन ने 2 पढ़ा था, अघोष और सघोष। अब यहां पर भी अपन कितने पढ़ेंगे? 2। तो नंबर 1 पे कौन होगा? अल्प प्राण। नंबर 1 पे कौन आ गया? अल्प प्राण।
अब ये ध्यान देना है कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं और अल्प प्राण किसे कहते हैं। तो ध्यान आपको ये देना है अल्प प्राण। तो सबसे पहले अल्प प्राण, और नंबर दो पे हो जाएगा अपना महाप्राण। नंबर 2 पे क्या हो जाएगा अपना महाप्राण। अब यदि अल्प प्राण और महाप्राण की अपन बात करें तो अल्प प्राण किसे कहते हैं और महाप्राण किसे कहते हैं। तो ध्यान दो अल्प प्राण पर। मित्रों, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर का भाग बहुत ही कम खुलता हो। मैं बार बार एक शब्द यूज कर रहा हूं, विवर। बार बार इस शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं परिभाषा में। इस विवर का अर्थ क्या होता है? विवर का अर्थ होता है भीतरी भाग। मुख के भीतरी भाग की बार बार बात कर रहा हूं मैं। विवर का अर्थ होता है मुख के भीतरी भाग, और भीतरी भाग से तात्पर्य क्या हो गया? उच्चारण करते समय हमारे मुंह का भीतरी भाग है जो कम खुलता हो, ठीक है ना। या उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से बहुत ही कम क्या निकलती हो? वायु निकलती हो, हवा निकलती हो, उसे क्या कहते हैं? अल्प प्राण। दूसरा महाप्राण, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से अधिक मात्रा में वायु क्या करती हो? बाहर निकलती हो, या मुख अधिक खुलता हो, उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण। बात अपनी यही नहीं रुकती, बात अपनी आगे ये आती है अल्प प्राण में कौन कौन आएंगे और महाप्राण में कौन कौन से आएंगे। तो ध्यान रखना, अल्प प्राण की यदि अपन बात करें तो अल्प प्राण के अंदर सबसे पहले नंबर 1 पे अपन यदि बात करें तो सबसे पहले बात वर्गों की करें। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा। यदि बात करूं मैं पहले, तीसरे, पांचवे की, उससे पहले मैं आपको वर्ग बता देता हूं। पहले 5 वर्ग देखो, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अब ये देखना थोड़ा सा, यहां दोनों एक साथ ही अपने पहला, तीसरा, पांचवा। तो क वर्ग का पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग, चौथा घ और पांचवा क्या हो गया? हड़। पहला च, दूसरा च, तीसरा ज, झ और यण। उसके बाद में ट वर्ग का ट, दूसरा ठ, तीसरा ड, चौथा ढ और पांचवा क्या हो गया? हण। उसी प्रकार त वर्ग में त, दूसरा त, उसके बाद थ, द, ध और न। उसके बाद में प, फ, ब, भ और म। अब ध्यान देना, एक वर्ग में कितने? 5, और 5 में अपन काउंटिंग 1, ये कर दिया 2, ये 3, ये 4 और ये 5। एक तो प्रत्येक वर्ग का कौन सा आया? पहला, तीसरा और पांचवा। अब इन सबके पीछे देखो ख और घ, उसके बाद में च और ज, उसके बाद में ठ और ड, उसके बाद में थ, ध, त, थ, द, ध, न, उसके बाद में प और फ, ब और भ। अब ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो पहला, तीसरा और जो पांचवा है वो तो क्या है? अल्प प्राण। और जो मैंने ये ब्लैक लिख रखे हैं दूसरे और चौथे को, वो किस में आ जाएगा? अपने महाप्राण में। आगे बढ़ते हैं, इसी में आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। उसके अलावा अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन अभी बोला था, इससे पहले भी 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल और व। उसके अलावा इसमें क्या आएगा? सभी स्वर भी इसमें आएंगे। अब यहीं पर यदि अपन बात कर देते हैं किसकी? महाप्राण की। यहीं पर अपन बात कर देते हैं
माँ प्राण की। थोड़ा ध्यान देना। नंबर 2 पे क्या है अपना? माँ प्राण। यदि बात करें माँ प्राण की, अब जो शेष रहेंगे वो सब किस में आएंगे? माँ प्राण में आएंगे। शेष कौन कौन से रह गए? प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा। अब ये देखो, ये दूसरा है और ये कौन सा है? चौथा। उसके अलावा उष्म व्यंजन, अब यहां उष्म व्यंजन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, चारों ही आएंगे। उष्म व्यंजन कौन कौन से? तालु, मूर्धा, दंत्य और कंठ्य, चारों ही। अब इसके अलावा बाकी सारे कहां चले गए? अल्प प्राण में। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि हमने जब अघोष पढ़े थे उस समय उष्म व्यंजन में क्या थे? ये 3 ही थे, ये चौथा नहीं था। लेकिन यहां मां प्राण में ये चारों ही हैं। तो एक बार अल्प प्राण, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुख विवर से बहुत ही कम हवा निकलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। दूसरा मां प्राण, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय हमारे मुख विवर से अधिक मात्रा में क्या वायु बाहर निकलती हो, उसे हम क्या कहते हैं? मां प्राण कहते हैं। तो मित्रों ध्यान देना, अपन ने व्यंजनों के वर्गीकरण में पहला पढ़ा था उच्चारण स्थान के आधार पर, जो कितने थे? 8। और उसके बाद में अपन ने दूसरा कौन सा पढ़ा था? उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, जो कितने थे? 9। फिर अपन ने तीसरा पढ़ा था स्वर तंत्रीय नाद गूंद या घोष के आधार पर, तो उसमें कितने थे? 2। अभी अपन ने पढ़ा है श्वास या प्राण, श्वास की मात्रा के आधार पर या प्राण के आधार पर। तो यहां पर भी अपने व्यंजन कितने आ गए? 2। एक अल्प प्राण, दूसरा कौन सा आया? मां प्राण। अल्प प्राण में कौन से थे और मां प्राण में कौन से थे? अब मैं आपको एक ही टेबल के माध्यम से स्वर और व्यंजनों के उच्चारण को लेकर आ रहा हूं। थोड़ा सा आप ध्यान देना अच्छी तरह से, आपके उच्चारण स्थान में भी किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। हम देखो बात करते हैं स्वर और व्यंजनों के उच्चारण स्थान की, तो कई बार अपने ऊपर नीचे हो जाते हैं कि कौन सा कहाँ आएगा और कैसे आएगा। अब वो दिक्कत आपके नहीं होगी। हम सबसे पहले बात करें उच्चारण स्थान की, उच्चारण स्थान। उसके बाद में 2 नंबर पे यदि अपन बात करें तो मैं ले लेता हूं स्वर। यदि उसके बाद में 3 नंबर बात करें 3 नंबर पे यदि अपन बात करें तो मैं ले लेता हूं व्यंजन। अब देखो, अभी व्यंजन में सबसे पहले यदि अपन बात करें, सबसे पहले यदि अपन बात करें तो सबसे पहले कौन सा हो गया? स्पर्शी या स्पर्श। उसके बाद यदि अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा? अंतस्थ। और उसके बाद यदि अपन बात करें तो कौन सा हो जाएगा? उष्म व्यंजन। अब इसके अलावा शेष भाग क्या हो गया? शेष कुछ भी नहीं है। व्यंजन और स्वर दोनों आ गए, व्यंजन और स्वर दोनों आ गए। अब आपको ध्यान रखना है उच्चारण स्थान करना कैसे और किस प्रकार से करना है, थोड़ा ध्यान देना। हम सबसे पहले उच्चारण स्थान की बात करें तो हम एक शुरुआत करते हैं किससे? कंठ्य से। शुरुआत अपनी किससे होती है? कंठ्य से होती है। नंबर 2, कंठ के बाद नंबर 2 पे कौन आता है? तालव्य। और तालव्य के बाद नंबर 3 पे कौन आता है? मूर्धन्य। नंबर 3 पे कौन सा आ गया? मूर्धन्य। नंबर 4 पे कौन सा आ गया? दंत्य। नंबर 4 पे कौन सा आ गया? दंत्य।
नंबर 5 पे कौन सा आ गया अपने दंत के बाद? ओष्ठ्य। अब ये 5 वर्गों की बात हुई, कौन सा आ गया? ओष्ठ्य। ओष्ठ्य के बाद कौन सा आ गया? कंठ तालु। कंठ तालु कौन सा आ गया? कंठ तालु। कंठ तालु के बाद आ गया अपना कंठोष्ठ्य। कंठ और ओष्ठ शब्द बन जाएगा कंठोष्ठ। कंठ तालु लिखा जिनका उच्चारण कंठ और तालु से होता हो, और कंठोष्ठ लिखा जिनका उच्चारण कंठ और ओष्ठ से होता है। एक लास्ट अपना रह गया दंतोष्ठ। दंतोष्ठ। लास्ट कौन सा रह गया? दंतोष्ठ। दंतोष्ठ या दंतोष्ठ्य एक ही बात है, कंठोष्ठ या कंठोष्ठ्य एक ही बात है। अब ध्यान रखना, सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग के अंदर यदि अपन बात करें तो संस्कृत का एक सूत्र है अकुह विसर जन्य नाम। अकुह विसर्जन्य नाम कंठ, पीछे शब्द क्या आ जाएगा? कंठ। अब ये ध्यान रखना है कि अकुह अ का अर्थ है अ और आ दोनों स्वर हो गए। कु का अर्थ है क वर्ग पूरा, क ख ग घ ड़। उसके बाद में अंतस्थ का कोई वर्ण नहीं है। यहाँ ऊष्म व्यंजन में एक आ रहा है ह। ऊष्म व्यंजन में कौन सा आ रहा है? ह। ऐसे ही ऐसे अपन दूसरी बात करें इसी में तो आएगा अपने ईसु यसा नाम। ईसु यसा नाम क्या हो जाएगा? मूर्धा। ईसु यसा नाम मूर्धा। अब ईसु यसा नाम मूर्धा से तात्पर्य क्या हो गया? ई से मतलब है ई और ई दोनों, चू से मर गए च वर्ग पूरा। उसके बाद में अंत इसका एक कौन सा है? य। उसके बाद में ऊष्म व्यंजन का कौन सा है? छ। उसके बाद में यदि अपन बात करें तीसरे की, और तीसरे में कौन है? मूर्धन्य। इसको अपन लिखें तो अपन लिख सकते हैं ऋतु रसाणाम। ऋतु रसाणाम। ऋतु रसाणाम का मतलब मूर्धा। ईसु यसा नाम तालु, और ये हो गया अपने मूर्धा या मूर्धन्य। अब देखो यहां ध्यान दो, स्वरों में कौन आया? री। उसके बाद में कौन सा वर्ग? ट वर्ग। उसके बाद में अंत इसमें कौन सा? य र ल। उसके बाद में देखो उसमें कौन सा आ गया? स। इसी क्रम में यदि अपन आगे बढ़े तो नंबर दंत्य की बात आती है, तो दंत्य में आ जाएगा लृ। लृतु। ध्यान देना, लृतु। लृतु लसानाम। लृतु लसानाम। अब ये ध्यान देना है, लास्ट में यदि अपन बात करें लृतु लसानाम दंता, यदि ये बात करें, अब यहां ध्यान दो, वापस यहां आओ। इसका मतलब है कि इसमें कौन सा? लृ। लृ संस्कृत का स्वर, और उसके बाद में त वर्ग, उसके बाद में य र ल, ये ल, उसके बाद में ये स, दंत्य स। उसके बाद में लास्ट यदि अपन बात करें नंबर 5 वर्ग की, तो नंबर 5वें वर्ग में कौन आएगा? ओष्ठ्य। और ओष्ठ में क्या होगा? ओप मध्य मान्या नाम ओष्ठा। अब देखो यहां अपन शॉर्ट में भी मैं बता दूंगा आपको,
ओष्ठ की बात करें तो कौन कौन से हैं? उ वर्ग दोनों। उसके बाद में देखो प वर्ग, उसके बाद में कौन सा? प वर्ग। इसके अलावा यहां कुछ भी नहीं। अब अपने बात किन की रही है? बात रही है एक तो कंठ तालु, एक रह गया कंठोष्ठ और एक रह गया दंतोष्ठ। अब ध्यान ये रखना है कि इसमें देखो कौन सा बाकी रह गया? व। तो व का उच्चारण कहां से होता है? दंत और ओष्ठ से होता है। बाकी इसमें किसी जगह पर कुछ भी नहीं आएगा। अब स्वर में देखो अ, आ, ई, री, उ। इसके अलावा कंठ तालु ए, ऐ, कंठोष्ठ ओ और औ। ओ और औ, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ। उसके अलावा आपने क्या हो गया? व। यदि अपन बात करें अकुह विसर्ग, इसको अपन कह सकते हैं केवल अकुह विसर्ग। संस्कृत का सूत्र याद नहीं होता पूरा तो कोई बात नहीं, इसको इतना ही लिख सकते हैं ईसु यस, अपने को याद होना चाहिए। इसको लिख सकते हैं ऋतु रस, उसके बाद में ऋतु लस और उसके बाद में लिख सकते हैं उपु। शॉर्ट एंड स्वीट में भी अपन क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। अब अपने बात जो आती है ए आई, ये था अपने उच्चारण स्थान। नमस्कार मित्रों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर करें ताकि मेरा हौसला अफजाई होता रहे और मैं बढ़िया से बढ़िया करने का प्रयास करूं। धन्यवाद।